नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 55 को। तो साथियों, अब तक बिहार प्राइमरी टीचर के कुल 54 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम साइंस यानी कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? तो साथियों, यह थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो किसका उदाहरण है? तो थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है स्पर्शानुवर्तन, यानी कि आसपास को छूने या संपर्क करने की प्रतिक्रिया में थिग्मोट्रोपिज्म एक पौधे की दिशात्मक वृद्धि है। नेक्स्ट है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो बताइए यह किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये जो केंद्राभिमुखी बल है, ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी वृत्तीय मार्ग पर यानी कि वृत्त के आकार के मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए जो पिंड है उस पर एक बल कार्य करता है, और ये जो बल होता है यानी इसकी जो दिशा है सदैव केंद्र की ओर रहती है, और इसी को केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। नेक्स्ट है कि यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए यूडोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बरसात की मात्रा नापने हेतु करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, यूडोमीटर जिसे रेन गेज भी कहा जाता है, इसका एक नाम क्या है? रेन गेज भी इसका एक नाम है। तो इस नाम से इसे जानते हैं। तो यह किसी स्थान पर होने वाली वर्षा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्षा मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेन गेज या यूडोमीटर। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? तो बताइए बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में करते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव के मापन में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जो बैरोमीटर है इसका प्रयोग वायुमंडलीय दबाव के मापन में होता है। और वहीं अगर हवा की दिशा और गति के मापन की बात की जाए तो उसके लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है वोल्ट मीटर विभवांतर, बिल्कुल सही है। दूसरा है एमीटर, विद्युत धारा का मात्रक है, यह भी सही है। सी में है पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, यह भी सही है। डी में है गैल्वेनोमीटर, दिया गया विद्युत प्रतिरोध। साथियों, यह सही नहीं है। जो गैल्वेनोमीटर है यह धारा की उपस्थिति का मापन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? बताइए जो शक्ति है विद्युत शक्ति, इसकी इकाई क्या है? तो वाट है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। वहीं अगर विद्युत धारा के बारे में बात की जाएगी तो उसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत विभवांतर की इकाई है। तो विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो वो कौन सी धातु है जो कि विद्युत का एक अच्छा सुचालक माना जाता है और सर्वाधिक विद्युत चालकता उसमें होती है? तो साथियों, वो धातु है रजत। और रजत यानी क्या? चांदी। चांदी को ही रजत कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिल्वर। तो साथियों, जो रजत यानी चांदी है इसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। सबसे उच्च विद्युत जो चालकता है उसमें चांदी, उसके बाद दूसरे नंबर पर तांबा है, फिर क्रमशः सोना, ये आते हैं। आगे है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताइए विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। वहीं साथियों, जो कुछ और भौतिक राशियां हैं एवं उनके मात्रक है, आइए उनके बारे में देखेंगे। जो कूलाम दिया गया है ये किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की है। ऑप्शन नंबर बी में है वोल्ट। तो बताइए वोल्ट किसका है? तो विद्युत विभव का है। और सी में है वाट, यह शक्ति का है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? बताइए विद्युत धारा जो मापी जाती है तो कौन सा उपकरण है जिससे मापी जाती है? तो अमीटर से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे है
कि चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो बताइए कि चालक की वैद्युत जो प्रतिरोध है इसकी इकाई क्या होती है। तो ओम इकाई क्या होती है साथियों। ओम जो है यह वैद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। अब विद्युत प्रतिरोध या किसी चालक का वह गुण है जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। अगला प्रश्न है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण का नाम बताइए। तो जो अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे छोटे वस्तु हैं उन्हें देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्कोप का प्रयोग अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए ही किया जाता है। आगे है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। बताइए किसका मात्रक है। तो साथियों दूरी का है। प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो इसे भी जानते रहिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर। तो दोस्तों यह एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना। 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर। और प्रकाश वर्ष होता क्या है ये बताइए। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। कितने समय में। तो साथियों एक वर्ष यानी एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यह किसका मात्रक है। तो दूरी का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो हमें बताना इसमें से मूल भौतिक राशि कौन सी है। तो वो है विद्युत धारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता, उन्हें कहते हैं मूल भौतिक राशियां। तो विकल्प में विद्युत धारा है जो कि मूल भौतिक राशि है। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा यह मात्रक है। तो बताना हमें यह है किसका मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा यह ऊर्जा की इकाई है। और साथियों इसे प्रायः विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसे प्रायः विद्युत बिलों में देखा जा सकता है। जो बिजली का बिल आता है उसमें किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है इसे भी जानते रहिए। 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। तो 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। नेक्स्ट है फर्मी मीटर मात्रक है। तो साथियों जो फर्मी है यानी फर्मी मीटर है, यह किसकी मात्रक है या इससे क्या मापते हैं। तो लंबाई का मात्रक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो मीटर प्रणाली है इसमें सबसे छोटी जो इकाई है यानी कि लंबाई की न्यूनतम इकाई को फर्मी मीटर कहते हैं। और 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 घाते -15 मीटर। याद रखिएगा पूछा गया प्रश्न है। तो 1 फर्मी मीटर बराबर कितना मीटर। तो 10 घाते -15 मीटर होता है। और यह लंबाई की न्यूनतम यानी सबसे छोटी इकाई होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इसमें से जो अदिश राशि है वो है दाब। दाब जो है यह एक अदिश राशि है। और अदिश राशि क्या होती है। तो वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान हुआ, चाल हुआ, आयतन हुआ, कार्य समय, ऊर्जा दाब, ये कैसी राशियां हैं साथियों। तो ये अदिश राशियां हैं। आगे कि समुद्री दूरी को मापा जाता है। तो जो समुद्री दूरी है उसे किसमें मापते हैं या उसका मात्रक क्या है ये हमें बताना है। तो नॉटिकल मील में मापा जाता है। किसमें साथियों। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। और नॉटिकल मील ये होता क्या है। तो समुद्री लंबाई की इकाई होती है जो कि नौ संचालकों द्वारा नौसंचालन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्राम किसकी इकाई है। तो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तो दोस्तों जो एंगस्ट्राम है यह तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई होती है। वहीं अगर ऊर्जा की इकाई की बात की जाए तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है। जूल। जूल यह ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो बताइए जो आर्द्रता है इसको किस उपकरण से मापते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है कि दाब की इकाई क्या है। तो जो दाब की इकाई है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दिए गए विकल्प के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसे पास्कल भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा विकल्प में पास्कल दिया रहेगा, तो आप
पास्कल इसका सही जवाब लगाएंगे। तो दाब की इकाई या दाब का मात्रक क्या होता है साथियों? पास्कल होता है, जिसे कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? बताइए। जो बारिश की बूंदें होती है वो आप लोगों ने देखा होगा गोलाकार होती है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का प्रमुख कारण है पृष्ठ तनाव होता है। आगे है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, इंगित यानी क्या दर्शाती है? अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक से वृद्धि देखने को मिले तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होता है अत्यंत शुष्क मौसम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक से अगर वृद्धि दिखाई दे तो अत्यंत शुष्क मौसम की ओर यह इशारा करता है। और जबकि इसके पाठ्यांक अगर जो अचानक से गिर जाए तो वे आंधी या तूफान का संकेत होती है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।